नमस्कार, स्वागत है आप सबका एके एकेडमी क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम डेली 21 क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस के तौर पे देखते हैं और वो क्लास हमारा आज भी होगा। ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं होगा आज, हमारा क्लास आज भी होगा। थोड़ा सा लेट हो गया है, मुझे कुछ काम था तो जाना पड़ गया था, लेकिन क्लास आपको आज प्रोवाइड मैं करूँगा। ऐसा नहीं है, मैंने जब रेगुलर कहा है तो कहा है। जब तक हम ऑफलाइन हैं तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा। जब से हमारी क्लास ऑनलाइन हो जाएंगी तब से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब जो भी क्वेश्चन होंगे मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं सीधे प्रिंट आउट करवाऊंगा और आपको सबका क्वेश्चन का डिस्कशन करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। और अगर आप इस क्लास में नए विजिट किए हैं, अभी अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज़ आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्लास पसंद आती है, तो लाइक ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ आप देख ही रहे होंगे, जो मैंने कहा है वो सारी बातें यहाँ पे दिखाई गई हैं। लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब तो आप करना ना भूलें अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो। और नई वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए। सवाल है, आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे देख पा रहे होंगे कि सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारा होने वाला है टॉपिक, ये आकाशीय पिंडों का होने वाला है, यानी कि भूगोल का होने वाला है। और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो भूगोल के ही होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि भूगोल से अलग होगा। हाँ, लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है, वो क्वेश्चन का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप लोग को जो भी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा वो आप लोग ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया कि सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है। बृहस्पति, पृथ्वी, सूर्य, मंगल। जल्द से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पृथ्वी। सौरमंडल का प्रधान जो है पृथ्वी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ABCD नहीं दिया है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता, और तो मैंने नहीं दिया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऊपर से नीचे तक में, यहाँ से ऊपर से नीचे तक ABCD मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन A, सेकंड ऑप्शन B, थर्ड ऑप्शन C, इस तरह से आप मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि पृथ्वी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, और जब पृथ्वी की बात आई है तो अब मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी हमारा एक ऐसा ग्रह है जिस पे मानव सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है। अन्य कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिस पे मानव रह सकता है। ग्रह की अगर बात चल रही है तो ग्रह की हम बात करें तो वर्तमान समय में ग्रह की संख्या 8 है। ध्यान में रखेंगे, वर्तमान समय में अगर ग्रह को देखें तो ग्रह की संख्या आपसे पूछी जा सकती है कि कितनी है वर्तमान समय में, तो ग्रह की संख्या 8 है। ग्रह की जो हम ग्रह कह रहे हैं, इस ग्रह होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो मैं ज़्यादा डिटेल अब नहीं जाना चाहता। आप यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है, तो आपको पृथ्वी ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और उसके बाद ग्रह की संख्या कितनी है अभी वर्तमान समय में, तो 8 है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आपको बताना है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। सूर्य केंद्र, कोर कहलाता है, केंद्र बिंदु कहलाता है, या फिर मध्य पटल कहलाता है। जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है ना। ओके फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसे कोर या क्रोड कहते हैं, ठीक है। कोर या क्रोड कहते हैं। कहीं कहीं आपके एग्जाम में कोर ना लिख के, यहाँ पे कोर है लिखा हुआ, कोर ना लिख करके क्रोड भी लिखा हुआ हो सकता है, क्रोड। तो आपको ऐसा नहीं है कि डर जाना है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, यानी कि या तो कोर या फिर क्रोड लिखा हुआ मिलेगा। तो आप सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे कोर या फिर क्रोड कहते हैं। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है। आपका समय
स्टार्ट होता है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हीलियम की मात्रा होती है आपको ध्यान में रखना है। सूर्य में हीलियम की मात्रा ये होती है 26.5%, यानी कि 26.5% जो होती है सूर्य में हीलियम की मात्रा होती है। इसको ध्यान में रखेंगे, सूर्य में हीलियम की मात्रा। और सूर्य जो है, सूर्य केवल हीलियम ही नहीं है, वो सूर्य हमारा क्या है, गैसीय गोला है। ओके, सूर्य जो है एक गैसीय गोला है और सूर्य से हमें विटामिन भी प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि सूर्य से हमें एक विटामिन प्राप्त होता है और उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। तो यहाँ से आपको 2 सवाल का जवाब आपको ध्यान में रखना है कि एक तो ये कि सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है, तो 26.5%। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, और यहाँ से एक बात और ध्यान में रखेंगे कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि जो हमें विटामिन मिलता है, वो कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, और वैज्ञानिकों के द्वारा सूर्य की उम्र क्या निर्धारित की गई है। आपको आंसर करना है, वैज्ञानिकों के द्वारा सूर्य की उम्र क्या निर्धारित की गई है। 5 मिलियन, 2 मिलियन, 5 बिलियन या फिर नन ऑफ द एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके, टाइम अप फ्रेंड्स, टाइम अप। यहाँ पे आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 बिलियन होगा। ओके फ्रेंड्स, 5 बिलियन। मैं आपको बता दूं कि ये 5 बिलियन क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 5 बिलियन अगर कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आप समझ भी रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और नहीं समझ रहे हैं तो समझिए इसे कि 5 बिलियन का वर्ष ये मतलब क्या होता है। 1 मिलियन, अगर हम 1 बिलियन, सॉरी बिलियन है, 5 बिलियन, तो 5 बिलियन को अगर हम 1 बिलियन देखें कितना होता है, पहले 1 बिलियन देखते हैं। 1 बिलियन का मतलब होता है फ्रेंड्स 100 करोड़, यानी कि करोड़। ठीक है, तो जब एक बिलियन बराबर 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़, यहाँ पे क्या कहा गया है, 5 बिलियन, यानी कि 500 करोड़। ओके, जब 1 बिलियन 100 करोड़, तो 5 बिलियन तो कितना, 500 करोड़ हो गया ना। तो यही सूर्य की उम्र वैज्ञानिकों के द्वारा 500 करोड़ वर्ष निर्धारित की गई है, ध्यान में रखेंगे। और वर्ष में पूछे तो 500 करोड़ वर्ष, या फिर यहाँ पे वर्ष में तो बहुत कम ही पूछता है, लेकिन आपसे जब भी पूछेगा तो यही ऑप्शन में देगा आपको 5 बिलियन, और यही हमारा राइट आंसर है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही रिपीटेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, कोशिश कीजिए इसका आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पे होगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। इसको ध्यान में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। यह आपका एग्जैक्ट टाइम है, इतना टाइम लगता है। पर फ्रेंड्स कहीं कहीं आपको केवल 8 मिनट 16 सेकेंड ही दिया हुआ रहता है, तो आपको घबराना नहीं है कि अगर, और लास्ट में ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, तो आपको नन ऑफ द एबव में नहीं जाएंगे, आप 8 मिनट 16 सेकेंड टाइम दे सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि सूर्य का व्यास कितना है, सॉरी कितने नहीं है, कितना है। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स कि सूर्य का व्यास कितना है। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। सूर्य का व्यास कितना है। ओके फ्रेंड्स, टाइम अप फ्रेंड्स। यहाँ पे जो सूर्य का व्यास पूछा गया था वो मैं आपको बता दूं कि 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास क्या है, 13,92,000 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, सूर्य का व्यास ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे।
और फ्रेंड्स आपका अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सौर ज्वाला है, हाँ सही है, सौर ज्वाला ही है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस, ऑरोरा बोरियलिस, या फिर ए एंड बी, या फिर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स एक बात और, आपको अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस हम कर सकें। और फ्रेंड्स अगर ये क्लास अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम को लेकर के। ओके, सो आंसर करेंगे इसका, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऑरोरा बोरियोलिस यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ऑरोरा बोरियोलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस, ये दक्षिणी ध्रुव पर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, उत्तरी ध्रुव पर, तो उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। आपको बताना है, आपके पास 5 सेकंड का समय है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये 13 लाख गुना बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की सूर्य ताप का जो है 2 अरबवां भाग ही हमें प्राप्त होता है। ये जो हम लोग जो सूर्य से जो रोशनी प्राप्त करते हैं वो केवल 2 अरबवां भाग ही हमारे इस पृथ्वी पे अवतरित होता है, हम लोग को मिल पाता है 2 अरबवां भाग। आप सोच सकते हैं कि कितना सूक्ष्म कण, जो सूक्ष्म ये सूर्य का लाइट है जो हमें प्राप्त होता है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर आपको करना है, 5 सेकंड का समय है आपके पास। किस ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा 5 ग्रह। फ्रेंड्स 5 ग्रह ऐसे हैं, 5 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखों से देखने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी आंखों को बाहर निकाल के देखेंगे, मतलब अपने शरीर से बाहर नहीं निकालना है आँखों को, अपनी आँखों को जैसे हैं आप नॉर्मल वैसे ही रहना है। मतलब आँख में आपको कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाने, जैसे कि आप होते हैं ना ये लेंस लगा के देखते हो या फिर दूरबीन लगा के देखते हो, माइक्रोस्कोप लगा के देखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। नॉर्मली आप जैसे देखते हैं किसी इंसान को देखते हैं तो क्या उस वक्त आप कुछ लगाते हैं क्या, कुछ लेंस लगाते हैं क्या। हाँ, वही लोग लगाते हैं जिनका आँख में प्रॉब्लम है। पर आपको यहाँ पूछा गया कि किस ग्रह को नंगी आंखों से देखा। नंगी आंखों से देखना मतलब नॉर्मल जो आप देखते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 5 ऐसे ग्रह हैं, 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है एवं शनि ग्रह है। ये 5 ऐसे ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। मैं आपको 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा हूँ और वो पाँचों ऑप्शन हैं ये सारे यहाँ पे सही हैं, यानी कि मंगल ग्रह यहाँ पे है ही मंगल ग्रह, उसके बाद बुध ग्रह ये भी है ही, बृहस्पति ग्रह ये भी है, शुक्र ग्रह यह भी है और शनि ग्रह, यानी कि ये जो पांचों ऑप्शन दिए गए हैं इन पांचों ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इन पांचों ग्रह को मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सबों को देखने के लिए हमें अपने आँखों में कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई मशीनरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपका स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है आपको बताना है, जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड का समय है।
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा गया। तो सबसे बड़ा ग्रह तो मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे। सबसे बड़ा ग्रह जब भी पूछे तो आप यहाँ पे कहेंगे कि बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति, बृहस्पति। ओके, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? अरुण ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह या फिर शुक्र ग्रह? सर्वाधिक घनत्व वाला पूछा गया है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, ओ सॉरी फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए रखा है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। आप सभी लोग, जो भी लोग इस क्लास में रेगुलर रहते हैं, उन सभी लोग को ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और ये लास्ट, मैं कह सकता हूँ कि ये लास्ट ऐसा टाइम है जब मैं आपके लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपका जवाब नहीं आया, एक भी व्यक्ति का जवाब नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट टाइम से एक भी क्वेश्चन नहीं दूंगा। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं खुद करवाऊंगा। आप लोग के भरोसे पे नहीं रहूँगा कि आप लोग जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एकदम ही एक्टिव नहीं है क्लास में। तो मेरे फ्रेंड, मैं आपको कह दूँ कि अब मैं आपके द्वारा दिए गए जवाबों का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊँगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। फ्रेंड्स, आते हैं अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शनि? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन है, तो यहाँ पे पृथ्वी आपको मार देना है आंसर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो पूछा गया कि तीसरा ग्रह कौन है। अगर आपसे पहला ग्रह पूछ दे तो क्या कहेंगे? तो पहला ग्रह तो सभी लोग जानते हैं ना, यहाँ पे बुध होता। बुध ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य से नज़दीक का ग्रह है, बुध। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह या फिर शुक्र ग्रह? टाइम स्टार्ट होता है, 5 सेकंड। ओके फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है बृहस्पति ग्रह। तो यहाँ से अगर यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा पूछा गया ना, सर्वाधिक पूछा गया। अगर कहे कि सबसे मतलब सबसे निकट का, यानी कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो वो आप तो बुध कह देते हैं। लेकिन सबसे यहाँ पे पूछा गया सर्वाधिक ये द्रव्यमान वाला ग्रह कौन है, तो वो बृहस्पति। एवं सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह अगर पूछ देता तो आप बुध कह देते, आपका आंसर सही होता। ठीक है, अगर सबसे सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह तो बृहस्पति है, लेकिन सबसे कम द्रव्यमान वाला जो अगर आपसे पूछता तो आप बुध ग्रह कहते, निसंकोच आपका आंसर सही होता। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपका अगला सवाल आ गया है आपके स्क्रीन पे। आपको बताना है कि सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है, यानी कि ऐसा ग्रह कौन है जो सर्वाधिक कक्षाओं का चक्कर लगा लेता है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह या फिर अरुण ग्रह? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बुध ग्रह होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ये सौरमंडल के सबसे नज़दीक का तारा है, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। और नज़दीक होने की वजह से ये क्या करता है कि बुध यानी कि मरकरी ऐसा ग्रह है, यानी कि बुध ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है। ओके, सबसे कम समय में बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, जिस वजह से ही सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह जो है बुध को माना जाता है।
स्वाभाविक है कि वो सूर्य के नज़दीक है तो वो जल्दी चक्कर काट लेगा, बाकी अन्य ग्रह उससे दूर होते हैं, यानी कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी उनका जो वो चक्कर कक्षीय गति होगी वो उसमें करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसा कि आप अगर कोई दौड़ दौड़ते हैं और सर्कुलर पाथ पे अगर दौड़ते हैं तो जो उस सर्किल के नज़दीक होता है, जैसे कि अगर ये इस तरह से है, ये सर्किल है और आप कोई लड़का ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, ऐसे दौड़ रहा है, और अगर कोई लड़का ये ऐसे दौड़ रहा है और कोई लड़का इसके पास से दौड़ रहा है, यानी कि इसकी नज़दीक से दौड़ रहा है, तो इसके लिए तो डिस्टेंस कम हुई ना, ये आप देख रहे होंगे। इसके लिए ये वाला डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जो कोई इसको मेंटेन कर रहा है और कोई यहाँ से मेंटेन कर रहा है, तो ये इसके लिए तो दूरी कम पड़ जाएगी ना, और ये इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ जाता है। तो जिस वजह से ही ये जो बुध है ये हमारा मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, सूर्य, 1 मिनट मैं आपको बता दूं कि ये मान लीजिए हमारा सूर्य है और बुध क्या है, ये इसके नज़दीक है, ठीक है, ये बुध ग्रह है, सपोज मान लिया ये बुध ग्रह है। अब अन्य ग्रह क्या है, इससे दूर है, ये इससे दूर है, फिर से दूर है, तो अन्य ग्रह देखिए ये चक्कर लगाएगा तो इतना घूमेगा, ये इतना घूमेगा ये, लेकिन जो बुध है ये केवल यहीं से घूम जाएगा, वो उतना क्यों जाएगा चक्कर काटने, यहीं से चक्कर काट लिया। तो किसको समय कम लगेगा, बुध को या फिर इधर वाले ग्रह को, तो बुध को कम लगेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला जो ग्रह है वो है बुध, ध्यान में रखेंगे, और इसके एक भी उपग्रह नहीं है। ओके, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी का निकटतम एवं सबसे चमकीला ग्रह कौन है। आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पृथ्वी का निकटतम यहाँ पूछा गया था कि पृथ्वी का निकटतम एवं सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि यह पृथ्वी का निकटतम यानी कि शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो है एकमात्र ऐसा यानी कि ग्रह है जो पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। आपसे यहाँ पे तो चमकीला पूछा गया ना, चमकीला ग्रह, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, गर्म, सबसे गर्म ग्रह कौन है अगर आपसे पूछा जाता तो वहाँ पे भी हमारा कौन होता, शुक्र, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो वेनस, VENUS, वेनस। वेनस ऐसा ग्रह है जो सबसे गर्म ग्रह भी है और सबसे चमकीला। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब आप किसी लोहार के पास जाते हैं तो वो क्या करता है कि आप अगर उसे कोई चीज़ देते हैं, जैसे कि आपको कुल्हाड़ी बनवानी है, तो कुल्हाड़ी बनवाने से पहले उस लोहे को वो गर्म करता है। जब वो गर्म करेगा तो क्या होगा, लोहा गर्म होने के बाद लाल हो जाता है, तो लाल चमकता है कि नहीं चमकता। तो उसी प्रकार से तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो वो भी शुक्र ही है। और सबसे गर्म ग्रह कौन है, गर्म होता है तभी तो चमकता है ना, तो यहाँ पे भी हमारा शुक्र ग्रह ही होगा, यानी कि वेनस इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना भूल गया कि इस वेनस को ही सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा, सांझ या भोर का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, किस ग्रह को पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह या फिर बुध ग्रह, जल्दी से आंसर करेंगे। किस ग्रह को पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारा आंसर होगा शुक्र ग्रह, ध्यान में रखेंगे कि शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की भगिनी या फिर भगिनी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है यानी कि शुक्र, यहाँ पे तो शुक्र है ही नहीं, ये शनि है, बृहस्पति है, बुध है और मंगल है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये होगा। यानी कि यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था, नन, जो कि है नहीं। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं कि
यहाँ पे शुक्र ग्रह आंसर होगा। किस ग्रह को पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और ये इस वजह से क्यों कहा जाता है? क्योंकि घनत्व, आकार एवं व्यवहार में पृथ्वी के समान इसे माना गया है। किसे? शुक्र ग्रह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि शुक्र ग्रह यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जिसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा लगता है? यानी कि बहुत कम लगते हैं समय। आपको बताना है 5 सेकंड, सॉरी हाँ 5 सेकंड का समय है आपके पास इसका राइट आंसर करने के लिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है जिसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में मात्र 10 घंटे का समय लगता है? जल्दी से आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम अप होता है, ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कह के ही आपको आंसर क्लियर कर दिया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो यहाँ पे तो आप लोग को पता ही होगा कि ये पृथ्वी सॉरी बृहस्पति है, बृहस्पति। और जब बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तो यहाँ पे हमारा आप अगर लॉजिक लगाते तो आपका आंसर सही सही आ जाता। और अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में इसे 10 घंटे का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। Now we have to come to our next question, and this is the 18 number question. मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? जल्दी से करेंगे फ्रेंड्स आंसर, 5 सेकंड है आपके पास। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? ओके यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह इस वजह से क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। यानी कि मंगल ये आयरन ऑक्साइड, ध्यान में रखेंगे मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की बहुलता के कारण यहाँ पे इसे लाल ग्रह कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है, मंगल ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे कि जीवन संभव होने की ये वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान किया गया है। इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे सर्वेक्षण किए जा रहे हैं रोबोट्स के द्वारा, सैटेलाइट्स भेज करके। ओके तो भविष्य में हमारा जो घर है वो मंगल में हो सकता है अगर वैज्ञानिक लोग चाहें ऐसा। वहाँ पे अगर पानी की खोज हो गई हो, वहाँ का टेम्परेचर सब कुछ तो नॉर्मल ही है, पर पानी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो उपलब्ध हो तो फिर हम मानव वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। और शायद आप लोगों ने देखी भी होगी मिशन मंगल, अभी हाल ही में अक्षय कुमार और कुछ और एक्टर लोगों ने फिल्म बनाई थी इसी पे, मिशन मंगल पे, मिशन मंगल, हाँ मिशन मंगल। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है। ओके चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिपस मेसी, निक्स ओलंपिया, या फिर ए एन बी, या फिर नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओके ध्यान में रखेंगे, यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा ओलिपस मेसी। ये ओलिपस मेसी जो होगा, ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और निक्स ओलंपिया की अगर हम बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा क्या है? ये सौरमंडल का ऊंचा पर्वत शिखर है। निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सौरमंडल का ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ओके और फिलहाल यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो ओलिपस मेसी, ध्यान में रखें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ वी हैव टू कम टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, या फिर वरुण ग्रह? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है?
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि शनि ग्रह यानी कि सैटर्न, अगर इंग्लिश में बोले तो शनि ग्रह यानी, और इंग्लिश में बोले तो सैटर्न, SATURN, सैटर्न। ओके, तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करें तो ये जो शनि है यही सबसे दूसरा आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके तल पे चारों ओर वलय का पाया जाना इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। वलय का मतलब होता है फ्रेंड्स ये छल्ले, यानी कि ये सर्कुलर जो रिंग आकार का होता है, वलय को ही रिंग कहते हैं। इसके चारों ओर पाया जाना ही इसकी कुछ खास विशेषता है, और जिसकी संख्या अगर आपसे पूछ दे कि जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर कितने वलय हैं, तो आप 7 वलय कह सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स 7 वलय हैं इस शनि ग्रह के। तो यही इसकी खास विशेषता है शनि ग्रह, और इसके आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उपग्रह टाइटन की खोज कब की गई थी? 1565, 1665, 1775 या फिर 1889? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। 1665 यानी कि 1665, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। उपग्रह टाइटन की खोज कब की गई थी? तो 1665 में की गई थी, ध्यान में रखेंगे। और इसकी खोज क्रिश्चियन हाइजन ने की थी। क्रिश्चियन हाइजन ने इसकी खोज की थी। क्रिश्चियन हाइजन ने 1665 में इस टाइटन की खोज की थी, ध्यान में रखेंगे। और ये जो उपग्रह है, इस ग्रह शनि ग्रह का ही उपग्रह है ये, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DCGI? आपको DCGI का फुल फॉर्म बताना है, जल्दी से करेंगे आंसर, और इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 सेकंड है आपके पास। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो होगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि DCGI का फुल फॉर्म ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग GK GS टेस्ट सीरीज क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।